हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र में पर्यावरण स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उस संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ये चारों ही पर्यावरण से इनका अभिप्राय है। मतलब जो भी इस हमारे चारों तरफ दिखती है हमें, वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक एवं जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हम परिभाषित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया करता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण का एक परिभाषा दी गई है कि क्या है पर्यावरण? किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। तो सभी से जो है पर्यावरण बनता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक यानी भौतिक भी, हम अजैविक को हम भौतिक भी कह सकते हैं, वह भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण। तो इसका आंसर है ए। परिचालन पर्यावरण इससे संबंधित नहीं है, जबकि भौतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण ये सभी पर्यावरण से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर ए हो गया है। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया गया है। यानी पर्यावरण के 3 भाग हैं, भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज आदि क्या होते हैं? ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? मानव निर्मित गतिविधियां जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं वनस्पतियां, जंतु या मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव। ये सभी जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब क्या है? पर्यावरण के 3 भाग हैं, पहला भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक। भौतिक में क्या आता है? हमारी भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मिट्टी, चट्टान, ये सारी चीज़ें। सांस्कृतिक में जैसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति आती है। जैविक में क्या होता है? वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे जो होते हैं जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है धारणी विकास या सतत विकास। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें कथन और कारण दिया है, इसको कौन सा कूट सही है इसमें ये देखना है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय है
ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की समय व आवश्यकताओं को पूरी करें। तो ये कह रहा है क्या एक दूसरे की, ये दोनों संबंधित है एक दूसरे से या नहीं। इसमें सी ऑप्शन है सही है, ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन है गलत है, प्लस आर सही है। तो इसका आंसर है ए। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसका जो आर कारण है वो क्यों उपयोगी है ये बता रहा है कि सतत विकास से हम जो भावी पीढ़ियाँ, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता हमारे पास है और बिना वर्तमान के, मतलब जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उसकी भी आवश्यकता पूरी की जा सकती। इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को भी पूरी करती हैं। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकें। बर्टलैंड रिपोर्ट जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से आई थी, इसमें जो है सतत विकास की परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा है ये ध्यान दीजिएगा। परिभाषा है सतत विकास से अभिप्राय है क्या है, जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था क्या था? जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1987 में जो बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी उसका जो एक प्रतिवेदन था वो किस नाम से था? आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसका किस क्रम में ये आई हैं यही पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर आया बर्टलैंड रिपोर्ट आई, फिर आई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में होता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन होता है वो जून 1992 में। अब बर्टलैंड रिपोर्ट जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से आती है वो अप्रैल 1987 में आती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आती है? जनवरी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो इसका आंसर है ए। प्राकृतिक संसाधन ही हुआ है जो हमारे धारणीय विकास के अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता को दर्शाती हैं।
धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी पे जो भी खनन हो रहा है, अभी से हम सारा पेट्रोलियम निकाल लेंगे ज़मीन के अंदर से, प्राकृतिक गैस अब हम अभी यूज कर लेंगे, तो जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका क्या होगा, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए धारणीय विकास की अवधारणा आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक टर्म हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास की अवधारणा के तहत आता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। फ्रेंड्स, नया चैप्टर आ गया है, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैव पदार्थों का अपचयन से भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर वायुमंडल में आती है। और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये क्या कह रहा है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा शोषण की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचती है? हमारा वायुमंडल में पहुँचती है। स्वपोषित पौधे जो होते हैं, स्वपोषित पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं। मतलब पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, जिनसे हम ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमने पढ़ा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है? आइए एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और तापक्रम पर। तो इसका आंसर है बी, वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में जितना नमी होगी उतना ही बारिश होगी। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बहुत अधिक है तो वर्षा की मात्रा भी बहुत अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। अधिकांश मूल जो रूम होते हैं उसके मतलब जड़ें होती हैं, नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम जड़ें नष्ट हो जाती हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका आंसर है सी। जब हम पौधे को लगाते हैं तब उसका जड़ जो होता है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो गया होता है। कुछ हमारे जहाँ से हम उसको उठाते हैं, उखाड़ते हैं और फिर जहाँ लगाते हैं, दोनों में क्या होती है, जड़ें थोड़ा थोड़ा नष्ट हो जाती हैं, इसलिए पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पौधे के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जब एक जगह से आप उखाड़ के दूसरे जगह अगर पौधे लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जड़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा वायुमंडल। आइए हम वायुमंडल पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकरण, वायुमंडल, जलमंडल। तो इसका आंसर है सी, वायुमंडल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी के परितः यानी चारों तरफ विद्यमान गैसों या वायु के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नाइट्रोजन के वायुमंडल में कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु एक है यौगिक, तत्व, मिश्रण, विद्युत अपघट्य। तो इसका आंसर है सी, वायु क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियान। तो इसका आंसर है सी, वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियान, ये सारी पाई जाती है, जबकि रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है, यानी नहीं होती है, यह बहुत कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50%, 78%। तो इसका आंसर हो गया डी, 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन,
क्वेश्चन नंबर 5 है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर है सी। अभी हमने पढ़ा कितनी प्रतिशत है? 78% है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, एक्सप्लेनेशन है नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है डी, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसका आंसर है सी, वायु का प्रदूषण वो नहीं करती हैं, पेड़ पौधे नहीं करते हैं, हम करते हैं। ठीक, बाकी पेड़ पौधों का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, सौर का अवशोषण करना। तभी तो देखो सड़कों के किनारे क्या लगे होते? पेड़ लगे होते, जिससे क्या करें? सौर का अवशोषण कर ले। जो भी हमारे बाइक या इन सब वाहनों से जो आवाज़ आती है उसका अवशोषण कौन करता है? पेड़ ही तो करते हैं। और पेड़ का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कार्बन डाई लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स, आ गया नया चैप्टर पर्यावरण सुरक्षा। अब हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।